स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंफोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर 1 या 2 ब्लॉग्स अपडेट करता हूं। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर, मिथ और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और एंजॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। हम सब के घरों में मकड़ियां तो हैं ही। ये बड़े ही अजीब हैं। जरा एक बार सोच कर देखिए, इनके 8 पैर और 8 आंखें होती हैं। ये अपना जाल खुद बुनती हैं और अपने शिकार का इंतजार करती हैं। एक जगह पर शांति से बैठकर अपने शिकार को जाल में फंसता देखकर उसके थकने का इंतजार करती हैं और फिर सही मौका मिलते ही उसके अंदर अपना जहर डाल देती हैं। उसके बाद उनका शिकार अंदर ही अंदर गल जाता है और ये उसे चूस कर खत्म कर देती है। कभी पास से इनकी आंखों में देखने की कोशिश जरूर करिएगा। आप पाएंगे कि आपको ही घूर रही हैं। ऐसी खतरनाक शिकारी मकड़ियां हमारे घरों के कोनों में छुपी रहती हैं और चुपचाप न जाने कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ठिकाने लगा देती हैं। कुछ लोगों को इनसे डर लगता है तो वहीं कुछ इन्हें उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मकड़ियों को मारने में बड़ा मजा आता है। पर अगर आप मेरी बात माने तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन मकड़ियों को हम इंसानों को मारने में मजा आने लगा तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। मेरा नाम सक्षम है और मैं इराक में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस का एक हिस्सा हूं। इससे ज्यादा अपने बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दुनिया भर में अपने पीस कीपिंग मिशंस में मैंने ऐसी चीजें देखी और महसूस की हैं जो कहीं से भी इस दुनिया की तो नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि मुझे मकड़ियों में कोई खास दिलचस्पी है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे अपनी डायरी में इनके बारे में लिखना ही पड़ेगा। इराक के अपने पीस कीपिंग मिशन में मुझे कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ा है। हमें कभी कभी कुछ टेररिस्ट को भी ढूंढ कर खत्म करने का काम दिया जाता है, जिसके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते। मैं भी ऐसे ही एक मिशन पर था, पर जब मैं अपने बेस कैंप पर आया तो मेरा कुत्ता शेरू गायब था। ये अच्छा कुत्ता है, मेरी हर बात मानता है, पर ना जाने आज वो कहां चला गया। वैसे तो वो पूरे कैंप में घूमता रहता है और उसे सब पसंद भी करते हैं, पर न जाने क्यों मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा प्लान है कि जब मैं इंडिया जाऊंगा तो इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। मैं उसे आवाज लगा रहा हूं, शेरू शेरू, पर वो मिल नहीं रहा। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया, पर वो मुझे कैंप पर कहीं नहीं मिला। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे लगा कि वो कहीं किसी गड्ढे में ना गिर गया हो। वैसे भी यहां इराक में जमीन के नीचे बनी सुरंगों की कई भूल भुलैया है। इनमें से कुछ के बारे में तो हमें पता है, पर कई ऐसी भी हैं जो ऊपर से दिखाई ही नहीं देती। मैंने अपना हथियार और बाकी इक्विपमेंट उठाए और कैंप के आसपास देखना शुरू किया। मुझे पास ही एक गड्ढा दिखाई दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा ही गड्ढा या फिर सुरंग मेरे कैंप के पास भी हो सकती थी। कोई इसमें गिर ना जाए, इसीलिए एक प्लाईवुड की शीट से इसे ढक दिया गया था और शायद शेरू यहीं से नीचे गिर गया था। यह गड्ढा ठीक ठाक गहरा था, मतलब मुझे बड़े ध्यान से उसमें उतरना पड़ा था, वरना मुझे चोट भी लग सकती थी।
नीचे उस गड्ढे में जब मैंने टॉर्च से रोशनी की तब मैंने वहां जो देखा उसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। उस गड्ढे में, जो कि एक सुरंग में खुलता था, मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मतलब हर तरफ वो चिपचिपे गरम से जाले। वो काफी मोटे थे। मैंने किसी मकड़ी को इतने बड़े जाल बुनते नहीं देखा। डिस्कवरी चैनल पर भी जिन बड़ी बड़ी मकड़ियों के बारे में मैंने देखा और सुना है, वो इतने मोटे जाल तो नहीं बुनती। मुझे उस सुरंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाले बार बार मेरी यूनिफॉर्म से चिपक रहे थे और मैं उन्हें बस छुड़ाने में ही लगा हुआ था। साथ ही मैं शेरू को आवाज भी लगा रहा था, शेरू, शेरू। मैंने जब टॉर्च जमीन पर मारी तो मुझे शेरू के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो यहीं आया था, पर वो गया कहां? कहीं उसे किसी सांप वाप ने तो नहीं काट लिया? ऐसी कई बातें मेरे मन में चल रही थी। न जाने क्यों मुझे उस सुरंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं खुद ब खुद किसी जाल के अंदर जा रहा हूं। मैंने इराक में पहले सर्व कर चुके अमेरिकन सोल्जर्स से कई तरह की कहानियां सुनी हैं। हम साथ बैठकर कई तरह की बातें करते हैं और अमेरिकन सोल्जर्स हमेशा ही घूम फिरकर डेविल, एंजल्स और एलियंस की बातों पर ही आ जाते हैं। पर जब वो बात करते हैं तो उनकी शक्ल और हाव भाव से कहीं से भी नहीं लगता कि वो मजाक कर रहे हैं। वो हमें हमेशा ही ग्रुप में रहने की सलाह देते हैं। ये गोरे हर वक्त एलियंस और यूएफओ की बातें करते रहते हैं और हम हिंदुस्तानियों को अंधविश्वासी कहते हैं। पर इन मकड़ी के जालों को देखकर मुझे उनकी बातों पर कुछ कुछ यकीन तो होने लगा है। मैं चाहता तो था कि मैं पलटकर वापस चला जाऊं, पर मैं इस गंदी जगह पर दोबारा नहीं आना चाहता। ये जाले अब और घने हो रहे हैं और जमीन पर चिपचिपा सा न जाने क्या पड़ा हुआ है। ये शायद चमगादड़ों की बीट है। मैंने टॉर्च उस सकरी सी सुरंग की छत पर मारी, पर यहां तो एक भी चमगादड़ नहीं था। मुझे अपना ध्यान भटकने नहीं देना। मैंने फिर से एक दबी सी आवाज में शेरू को पुकारा, शेरू, शेरू। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर उस सुरंग में मैं शोर नहीं करना चाहता था। शायद मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि कोई है जो मुझे सुन लेगा। मेरे अंदर के सारे इंस्टिंक्ट्स जैसे एकदम एक्टिवेट हो गए थे। मैं एक एक कदम बड़े ही ध्यान से रख रहा था। कुछ दूर चलकर वो सुरंग दो रास्तों में बट गई और वो जाले और भी गहरे हो गए, जो कि मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी में चमक रहे थे। मैंने फिर से एक आवाज लगाई, शेरू, शेरू। मुझे बाईं तरफ से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह शायद शेरू ही था। कम से कम अभी तक तो वो जिंदा ही था। मैं उन जालों की परवाह किए बिना बाईं तरफ के रास्ते पर मुड़ गया। मैं अपनी चाकू से उन जालों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। हमें इराक में आते ही समझा दिया गया था कि इस रेतीली जमीन पर तरह तरह की मकड़ियां और बिच्छू काफी तादाद में हैं और उनसे हमें जरा बचकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका जहर काफी खतरनाक होता है और जल्द इलाज ना मिलने पर काटे जाने वाले की मौत भी हो सकती है। यहां सुरंग की हवा अब थोड़ी भारी हो गई थी और अब यहां गर्मी भी कुछ बढ़ गई है। शायद यहां ऑक्सीजन कुछ कम हो गई थी। मुझे जल्दी ही शेरू को ढूंढना होगा। उस सुरंग में आगे जाने पर मुझे कुछ नहीं मिला। आगे रास्ता पत्थरों से बंद था। शायद ये सुरंग धंस गई थी, पर उस सुरंग की दीवार में एक बड़ी सी दरार थी। मैंने दोबारा शेरू को पुकारा, शेरू, शेरू। शेरू ने मेरी पुकार का जवाब भी दिया, पर उसकी वो आवाज डरी सहमी सी थी। या तो वो घायल था या फिर डर कर कहीं छुपा हुआ था। शेरू डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो शूटिंग रेंज के पास यूं ही बैठा रहता है। उसे डर बिल्कुल नहीं लगता।
मैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस दरार के अंदर चला गया। वो जगह, वो कमरा, न जाने वो क्या था, पर वो सुरंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस जगह पर मकड़ी के जाले इतने घने थे कि मुझे सुरंग की दीवारें दिखाई ही नहीं दे रही थी। मेरी फ्लैश लाइट वहां रोशनी करने के लिए नाकाफी थी। इन घने जालों की वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जगह या फिर गुफा या फिर वो जो भी था कितना बड़ा था। तभी मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया। ये आवाज कुछ टूटने की थी, शायद लकड़ियों जैसा कुछ। मैंने जमीन पर टॉर्च मारी तो ये सूखी हड्डियां थीं। मैंने तुरंत ही अपना पैर उन पर से हटा लिया। क्या यह इंसान की हड्डियां थीं? मैंने नीचे झुककर उन्हें पास से देखा तो हाँ, वो इंसानी हड्डियां ही थीं। मैंने ठीक से टॉर्च जमीन पर मारी तो जमीन पर हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई थीं, और वो भी 2-4 नहीं, बल्कि ढेर के ढेर। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, भोलेनाथ। मैं कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी मेरे कानों में शेरू के भौंकने की आवाज पड़ी। मैंने तुरंत ही कहा, शेरू, कहाँ है तू? पर मुझे अपनी बातों का जवाब नहीं मिला। शेरू दोबारा भौंका ही नहीं। मुझे बस उसके कराहने की आवाज ही आई। अब मेरा सब्र खत्म हो गया था। मुझे शेरू को बचाना ही था। मैं उन घने जालों को काटता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरे पास शायद ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि मेरी टॉर्च भी जलने बुझने लगी थी। मैं उसे हाथ से ठोकता हुआ बस भाग रहा था कि तभी यहां गुफा कुछ खुल सी गई और मुझे एक बड़ी सी हॉल नुमा जगह में ले गई। मुझे शेरू मिल गया था, पर वो मेरे पास आने की हालत में नहीं था। वो सामने की दीवार पर लटका हुआ था। इन्हीं मोटे मोटे जालों से वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर ये उसके बस का नहीं था। ये जाले क्या इतने मजबूत थे कि 30-35 किलो के एक कुत्ते का वजन ले सकते थे? शायद हाँ। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि एक छोटी सी मकड़ी का जाल भी उतनी ही मोटाई के स्टील के तार से ज्यादा मजबूत होता है। शेरू मुझे देखकर थोड़ा छटपटा रहा था, पर मेरे अंदर डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि मेरी गर्दन के बाल तक खड़े हो गए थे। आखिर वो कौन सी मकड़ी थी जो इतने बड़े कुत्ते को अपने जाल में फंसा सकती थी? क्या ऐसा मुमकिन भी था? मैं अब तक इन्हीं जालों के बीच से होता हुआ तो यहां आया हूं। अगर शेरू इनमें फंस सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पर शेरू को देखकर मैंने थोड़ी हिम्मत की और भर्राई आवाज में कहा, बस 2 मिनट रुक जा, मैं तुझे बाहर निकालता हूं। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उन जालों को काटना शुरू किया। मैं शेरू को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, पर वो जाले इतने मोटे थे कि आसानी से कट ही नहीं रहे थे। मैंने किसी तरह शेरू को उस जाल से छुड़ाया और उसे नीचे उतारा। शेरू ने अपने शरीर को थोड़ा खींचा। वो शायद काफी देर से यहां फंसा हुआ था, पर नीचे उतारते ही शेरू बाहर की तरफ नहीं भागा, बल्कि मेरे दाईं तरफ देखकर गुर्राने लगा। वो मेरी दी गई ट्रेनिंग ही फॉलो कर रहा था। वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और मेरी कमांड का इंतजार कर रहा था। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए थे। उसे किसी चीज से खतरा महसूस हो गया था। मैंने टॉर्च उस तरफ मारी तो वहां कोई था, एक आदमी। उस तरफ एक कोने में कोई खड़ा था। उस तरफ एक कोने में दीवार से सट कर कोई खड़ा था। उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पर यह इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं थी। यह शायद अमेरिकन था, पर वो आदमी कहीं से भी डरा हुआ या फिर नॉर्मल तो नहीं लग रहा था।
वो यहां आखिर क्या कर रहा था। मैंने उसे आवाज दी, हे हे मैन, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वो बस अपनी कलाई झटक रहा था। मेरी धड़कन बढ़ती ही जा रही थी और उस सन्नाटे में मुझे उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो कुछ कह नहीं रहा था, पर उसके गले से रूंधी हुई कुछ आवाज तो आ रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। पर फिर भी वो बार बार अपनी कलाई झटक रहा था। और एक अजीब बात थी, मेरी फ्लैश लाइट में वो चमक सा रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही मेरी टॉर्च की लाइट उस पर पड़ी, वो चमकने लगा, बिल्कुल रेडियम की तरह। और टॉर्च उस पर से हटाते ही उसकी वो चमक भी खत्म हो गई। उसने एक आखिरी बार अपनी कलाई झटकी और इसके बाद मुझे समझ में आया कि वो खुद से अपनी कलाई नहीं झटक रहा था, बल्कि मामला कुछ और ही था। उस सोल्जर का हाथ अपने आप ही उसके जिस्म से अलग होने लगा। उसकी मांसपेशियां धागों की तरह उसके हाथ से बाहर आ रही थी और अगले ही पल उसका हाथ टूटकर जमीन पर गिर गया। पर उसके बाद मैंने जो देखा वो मेरी समझ और मेरे विश्वास से बिल्कुल परे था। जहां से उसका वो हाथ टूटा था, वहां से कुछ बाहर आया। 1 2 3, एक एक करके उससे 5 पैर बाहर निकले और फिर एक अच्छी खासी बड़ी मकड़ी बाहर आई। वो मकड़ी तेजी से उस सोल्जर के चारों तरफ बंधे जालों से होती हुई ऊपर छत की तरफ चली गई, जहां से वो सोल्जर लटक रहा था। उस मकड़ी ने उस सोल्जर के जिस्म को वैसे ही घुमाना शुरू किया और उस सोल्जर का जिस्म तब तक लटका हुआ घूमता रहा जब तक कि उसका सर उसके धड़ से अलग होकर एक तरफ लटक नहीं गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, पर मैंने जब उसका लटका हुआ सर देखा तो मुझे समझ में आया कि उसका चेहरा तो था ही नहीं, उसे तो खा लिया गया था। उस लाश को घूरते घूरते मुझे पता ही नहीं चला कि शेरू कुछ देर से लगातार भौंक रहा था। इस सुरंग में अंदर आते वक्त मुझे पूरे रास्ते टप टप की आवाज आ रही थी और मुझे लग रहा था कि यहाँ पानी की पाइपलाइंस कहीं आसपास ही होंगी। शायद ये सुरंग किसी सीवर में खुलती हो, पर नहीं, मैं इस बारे में भी गलत था। मुझे समझ आ गया कि आवाज पानी की नहीं थी, ये कुछ और था। मैंने अपनी टॉर्च ऊपर छत की तरफ की तो वहां छत थी ही नहीं और पानी का तो यहां नामो निशान नहीं था। मकड़ी के जाल से बनी उस घनी मोटी छत के बीच में मुझे सैकड़ों नोकीले पैर दिखाई दिए, जो कि इस जाल पर चहलकदमी कर रहे थे। ये आवाज इन्हीं की थी। मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दिए क्योंकि वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था और उन जालों और फ्लैश लाइट में बनती परछाइयों में मुझे उन पर फोकस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पर वो परछाइयां जो जाल के ऊपर चहलकदमी कर रही थी वो काफी बड़ी थी। उनमें से कुछ तो एक बिल्ली के बराबर थी। पर मेरे लिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। मुझे उन सैकड़ों छोटी छोटी परछाइयों में एक बहुत ही बड़ी परछाई भी दिखाई दी। वो मकड़ी ही थी या फिर कोई उससे भी भयानक जीव, ये मैं नहीं जानता, पर मैंने उसे देखा था। मैंने तुरंत ही कहा, शेरू रन। मैं और शेरू तेजी से वहां से भागने लगे। इस चक्कर में मैं 1-2 बार जमीन पर गिर भी गया। मुझे वो पैरों की आवाज अपने पास आती महसूस हो रही थी। ये सिर्फ मेरा डर था या फिर कुछ और। पर जब मैं गिरा हुआ था और उस मिट्टी और गंदगी में उठने की कोशिश कर रहा था, मुझे अपने सर और पैरों पर कुछ तो महसूस हुआ था। शायद कुछ मकड़ियां मेरे ऊपर चढ़ गई थीं।
पर मैं बिना पीछे पलटे उन्हें अपने ऊपर से हटाते हुए भागता रहा और मैंने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पास मेरी असॉल्ट राइफल थी, पर उसे चलाने का कोई फायदा नहीं था। मेरे पास जितनी मैगजीन्स थीं वो नाकाफी थीं। मैं और शेरू तेजी से भागते हुए इस गड्ढे के मुहाने पर पहुंचे और मैंने शेरू को गोद में उठाकर एक ही बार में गड्ढे से बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैं भी किसी तरह उससे बाहर निकल आया। अब तक रात हो गई थी और हमारे आसपास कोई नहीं था, पर काफी देर बाद मैंने साफ हवा में सांस ली थी। मैंने अपनी जान तो बचा ली थी, पर मुझे इस सुरंग का कुछ तो करना ही था। मैं भागकर कैंप में गया और वहां से एक पेट्रोल का कैन उठा लिया। मैंने वो कैन उस सुरंग में पूरा खाली कर दिया और अपनी जैकेट में लगी सिग्नल फ्लेयर उस पर डाल दी। उस सुरंग से भीषण आग बाहर की तरफ निकली और वहां एक छोटा सा धमाका भी हुआ। शायद अब वो सुरंग बंद हो चुकी है, पर मुझे अब भी सुकून नहीं मिला था। मैंने पास ही पड़े बड़े बड़े पत्थरों को खिसकाकर उस गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। मैं पसीने पसीने हो चुका था, पर मुझे उस वक्त कुछ और नहीं सूझ रहा था। इस धमाके की आवाज जरूर ही बेस कैंप में सुन ली गई थी और कुछ सोल्जर्स मेरे पास आ गए थे। वो पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं और ये आवाज कैसी थी, पर मुझे उस गड्ढे को बंद ही करना था किसी भी तरह। कुछ देर की मेहनत के बाद मैं थक कर जमीन पर लेट गया। शेरू मेरे ऊपर ही बैठा मेरा मुंह चाट रहा था। मैं इस वक्त यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका से आई एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉइंट टीम को अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। उन्होंने मेरी कही किसी भी बात पर जरा भी सवाल नहीं किया और ना ही वो मेरी बातों से जरा भी हैरान लगे। हां, उन्होंने मुझसे एक एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर दस्तखत भी करवाए हैं, जिस पर भारत सरकार की सील भी लगी है। पूरी तरह से तो नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूं कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे अगले ही दिन भारत वापस लौटने के लिए कह दिया गया है। मेरी कही हुई सारी बातें एकदम सच हैं और मैं मरते दम तक इन्हें भूल नहीं सकता।